हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार लोगों को किसका चुनाव करने में सक्षम बनाता है? न्यायाधीश, जिलाधिकारी, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि। देखिए, न्यायाधीश, जिलाधिकारी, तहसीलदार ये सभी सरकारी नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। यानी इन सभी पदों पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, तभी व्यक्ति जो है न्यायाधीश, जिलाधिकारी या तहसीलदार बनता है। और ये सभी जो सिविल सर्वेंट्स हैं। वहीं लोकतंत्र की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान लोकतंत्र को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर जनता सीधे तौर पर सरकार नहीं चलाती है, बल्कि अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। वो जनप्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार का गठन करते हैं और जनता की ओर से डिसीजन लेते हैं। तो लोकतंत्र में मतदान के माध्यम से जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। दूसरा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला किसके नेता थे? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, एशियाई राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय कांग्रेस, अमेरिकी राष्ट्रीय कांग्रेस। नेल्सन मंडेला जो हैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? 1990, 1992, 1994, 1996। दक्षिण अफ्रीका जो है 1994 में एक लोकतांत्रिक देश बना है। तो सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ था? 1990, 1999, 2004, 1994। जिस साल अफ्रीका जो है आज़ाद हुआ है, लोकतांत्रिक देश बना है, उसी साल यहाँ पर रंगभेद की नीति समाप्त कर दी गई है। तो सही आंसर है आपका डी वाला, यानी कि 1994। पांचवा प्रश्न है, चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? रंग भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद, वर्ग भेद। देखिए, त्वचा के कलर के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो रंग भेद कहलाता है। नस्ल का मतलब है, जैसे कि भारत में वर्ण व्यवस्था व्याप्त रही है, तो आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इसके अलावा क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रियों में भी कुछ कास्टें हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में क्षत्रिय जो वर्ग हैं उनसे बिलोंग करने वाली कास्टें जो अपनी नस्ल को बेहतर मानती हैं, और जो वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर जो जातियां हैं उनको अपने से कमतर मानते हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव है वो नस्ल भेद कहलाता है। लिंग भेद का मतलब है स्त्री पुरुष में भेदभाव करना। वर्ग भेद का मतलब है आर्थिक असमानता के आधार पर या आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव जो है वर्ग भेद में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। छठवां प्रश्न है, अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, महात्मा गांधी, सिरिल रामफोसा। देखिए, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। तकरीबन 27 साल तक ये जेल में रहे हैं, और जेल से छूटने के बाद भी इन्होंने लगातार सरकार से वार्तालाप किया है और देश को आज़ाद कराया है और रंग भेद को समाप्त कराया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी नेल्सन मंडेला। सातवां प्रश्न है, लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। दक्षिण अफ्रीका ने लंबे समय तक रंग भेद की नीति का पालन किया था। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। आठवां प्रश्न है, अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? स्त्रियों को, श्वेतों को, अश्वेतों को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफ्रीका में लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाई गई है, जिसके तहत यहाँ पर जो विभिन्न प्रजातियों के लोग थे, जिसमें कि श्वेत, अश्वेत और भारतीय सांवले रंग के जो लोग थे, इनमें श्वेत लोगों को ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। श्वेत लोग वोट भी दे सकते थे, जबकि अश्वेतों की भूमिका बहुत नगण्य के बराबर थी। उनके लिए कुछ सुख सुविधाएं भी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके जो हॉस्पिटल्स थे, विद्यालय थे, बस स्टैंड थे, सब अलग अलग बने हुए थे। तो यहाँ पर लंबे समय तक वोट देने का अधिकार जो प्राप्त नहीं था वो अश्वेतों को नहीं था। तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 9वां प्रश्न है,
दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग रहते थे? श्वेत, अश्वेत, भारतीय, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत यानी गोरे यूरोपीय लोग, वहाँ के जो मूल निवासी अश्वेत लोग, और भारतीय जो लोग हैं, भारतीय समुदाय जो हैं या भारत के साइड से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो भी जाकर वहाँ बस गए थे। तो भारतीय सामने लोग, ये सभी लोग वहाँ पे निवास करते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? जूलू, अफ्रीकांस, एक्सहोसा, सेपेदी। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो क्षेत्र में या सोवेटो रीजन में यहाँ के जो गोरे लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 11वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रंगभेद कानून के अनुसार श्वेत, अश्वेत, भारतीयों व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन किया। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार था। दक्षिण अफ्रीका 1994 में एक लोकतांत्रिक देश बना। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर रंगभेद की नीति लागू की गई थी, जिसके तहत श्वेत, अश्वेत या भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, इनको एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, यानी इनके बीच में कोई शादी विवाह पॉसिबल नहीं था, शादी विवाह की मनाही थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है, लंबे समय तक आंदोलन किया है। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर श्वेत लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। श्वेत लोग भी यहाँ पर एक समय तक सत्ता चला रहे थे। तो यहाँ पर अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो 1994 में एक लोकतांत्रिक देश बना है, आपका यहाँ पर असत्य वाला कथन जो है वो है सी वाला, यानी 11 का सी। 12वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में हुए सोवेटो विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोवेटो शहर में 1976 में अश्वेत छात्रों पर जबरन जूलू भाषा थोपने की कोशिश की गई, जबकि वे अपनी भाषा अफ्रीकांस सीखना चाहते थे। 15 वर्षीय हेक्टर पीटरसन और अन्य छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हेक्टर की मौत हो गई। यह घटना 16 जून 1976 के सोवेटो विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के आंदोलन के दौरान सोवेटो विद्रोह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सोवेटो एक शहर का नाम है जहाँ पर अश्वेतों की आबादी सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो अश्वेतों के स्कूल थे, उन अश्वेतों के स्कूल में श्वेतों की जो भाषा थी, यानी गोरे लोगों की जो भाषा थी, वो पढ़ाने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था। और श्वेतों की भाषा थी अफ्रीकांस, यानी गोरे लोग ये चाहते थे कि अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं वो उनकी भाषा बोलें, उनकी भाषा सीखें। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो बच्चे थे, वो ये चाहते थे कि हम अपनी जो मातृभाषा है उसी में पढ़ाई करें। इस बात को लेकर यहाँ के कुछ छात्रों ने आंदोलन खड़ा किया है, आंदोलन किया है। आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया है। उस आंदोलन के दौरान इनकी पुलिस से झड़प भी हो गई है, और उस झड़प में एक बच्चा है 15 साल का, हेक्टर पीटरसन, इसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। और इतिहास में ये घटना जो है 16 जून 1976 को घटित होती है, और सोवेटो विद्रोह के नाम से ये फेमस हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अश्वेत छात्र जो हैं ये कौन सी भाषा सीखना चाह रहे थे? ये जूलू भाषा सीखना चाह रहे थे। इनकी जो मातृभाषा थी जूलू भाषा थी, जबकि इन पर अफ्रीकांस थोपी जा रही थी। तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी वाला, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में सोवेटो विद्रोह का नायक हेक्टर पीटरसन कौन सी भाषा सीखना चाहता था? अंग्रेजी, अफ्रीकांस, फ्रेंच, जूलू। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, अफ्रीकांस यहाँ के श्वेतों की भाषा थी, यानी गोरे लोगों की भाषा थी। श्वेत लोग ये भाषा बोलते थे। जूलू यहाँ के अश्वेत लोगों की मातृभाषा थी, तो जूलू सीखना चाहता था। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 14वां प्रश्न है, लोगों के बीच टकराव तथा भड़की हिंसा को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? न्यायपालिका, पुलिस, राजनीतिक पार्टियां, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होती है पुलिस के ऊपर होती है, और पुलिस जो है सरकार का एक अंग है। तो लोगों के बीच टकराव या लोगों के बीच जब हिंसा भड़क जाती है, तो सबसे पहले पुलिस उनके बीच में सुलहनामा कराने का प्रयास करती है, हिंसा रोकने का प्रयास करती है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला।
15वां प्रश्न है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? मैट्टूर, कृष्णराज सागर, कम्मनकुडे, हरंगी। देखिए, मैट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। कृष्णराज सागर बांध जो है ये कर्नाटक में है, ये भी कावेरी नदी पर है। कम्मनकुडे बांध जो है ये कावेरी की एक सहायक नदी है, कब्बनी, तो कब्बनी नदी पर बना हुआ है। कावेरी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है कब्बनी, इस नदी पर ये बना हुआ है। हरंगी बांध जो है ये भी कावेरी की एक सहायक नदी है, तो उस पर बना हुआ है। यानी ये तीनों, कृष्णराज सागर बांध, कम्मनकुडे बांध और हरंगी बांध, ये सभी बांध जो है कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक में पड़ते हैं। ये सभी बांध जो है कर्नाटक में है, जबकि मैट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? वयस्क विवाह, अस्पृश्यता, स्त्री शिक्षा, जाति व्यवस्था। देखिए, वयस्क का मतलब है कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की जो बालिग हो चुका है, जिसने कानूनी उम्र प्राप्त कर ली है, उसको वयस्क माना जाता है। तो उनके विवाह पर कोई कानूनी रोक नहीं है, बल्कि वो विवाह कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा पर कोई कानूनी रोक नहीं है, बल्कि स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं, तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। देखिए, वर्तमान में जाति व्यवस्था को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि जातिगत जो भेदभाव है इसको कम करने के लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन जाति व्यवस्था को रोकने के लिए, जैसे आप सब लोग अपने अपने सरनेम यूज करते हैं, अपनी जातियां बताते हैं, या फिर जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उसमें जातियां अपनी लिखवाते हैं, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है। जाति व्यवस्था को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि जातिगत जो भेदभाव है इसको रोकने के लिए तो कानून है। अब देखिए, बात करते हैं अस्पृश्यता, जिसको अनटचेबिलिटी भी कहा जाता है। तो अस्पृश्यता बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है, और वर्तमान समय में कोई व्यक्ति किसी की जाति के आधार पर अछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उसको जो है दंड दिया जाता है, क्योंकि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान के आर्टिकल 17 के तहत इसको एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। यानी कि वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का पालन करता है तो उसको दंडनीय अपराध के तहत जेल जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 17वां प्रश्न है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार जिम्मेदारी से काम करे, सरकार की नीतियां ऐसी हों जो कि जनता के हित में हों। कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है मनमाने ढंग से काम करती है, तो ऐसे में अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका आंसर है यहां पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। देखिए, यहां पर सबसे प्रभावी जो कारक है वो नियमित चुनाव है, क्योंकि नियमित चुनाव जो है सरकार को चेंज करने का एक परमानेंट विकल्प है। मान लीजिए आपने हड़ताल की या आपने प्रदर्शन किया, हो सकता है निरंकुश सरकार आप उस प्रदर्शन को या हड़ताल को दबा दे, तो आपकी बात ना सुनी जाए। हमारे संविधान में ये बात वर्णित है कि हमारे यहाँ सरकार का जो चयन होगा चुनाव के आधार पर होगा, और हर 5 साल के बाद चुनाव कराए जाएंगे। तो भारत की जो जनता है 5 साल का वेट करती है, 5 साल में देख लेती है कि भाई सरकार जनता के हित में है या नहीं है, और सरकार जनता के हित में नहीं है तो सरकार को गद्दी से हटाने में भी यहाँ पर देर नहीं लगती है। तो नियमित चुनाव के द्वारा लोग जो हैं सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी 2 राज्यों के बीच जल विवाद का कारण है? रावी, गंगा, यमुना, कावेरी। कावेरी जल विवाद जो है सबसे फेमस जल विवाद है, और कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक के बीच में एक प्रमुख जल विवाद है, जो कि अक्सर अखबारों में, अक्सर न्यूज या टीवी डिबेट में आपको देखने को मिल जाता है। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 20वां प्रश्न है, मैट्टूर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पर है? ऊपरी छोर पर, मध्य छोर पर, निचले छोर पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैट्टूर बांध जो है जैसा कि आपको पता ही है कर्नाटक से नदी ऐसे आ रही है, तो कृष्णराज सागर बांध बना है ऊपर की तरफ और मैट्टूर बना है नीचे की तरफ। तो मैट्टूर बांध है तमिलनाडु में, जो कि कावेरी नदी के निचले छोर पे पड़ता है, और इस मैट्टूर बांध से जो है तमिलनाडु के जो डेल्टाई एरिया है वहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, या निचले छोर पर।
21वां प्रश्न है, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के लिए अन्य कौन से तरीके हैं? सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, आलोचना करके, हस्ताक्षर अभियान द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। देखिए, लोग जो हैं सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी जो भागीदारी है वो निभाते हैं। इन तरीकों में धरना आ जाता है, जुलूस आ जाता है, हड़ताल है, हस्ताक्षर अभियान है। ये सभी तरीके हैं, इनके जरिए लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाते हैं और सरकार को उसके कामों को या उसकी नीतियों को याद दिलाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, इन उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है? लड़का, लड़की, महिला या ए और बी दोनों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज सदियों से पितृसत्तात्मक समाज रहा है। यहाँ पर लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों की सदियों से उपेक्षा की जाती रही है। तो हमारे यहाँ पर लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 23वां प्रश्न है, सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं? शैक्षिक शुल्क में कटौती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आर्थिक सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। देखिए, सरकार ने स्त्रियों को प्रमोट करने के लिए, स्त्री लिंगानुपात सुधारने के लिए, स्त्री शिक्षा सुधारने के लिए, जो स्त्रियों का शिक्षा में एनरोलमेंट है वो सुधारने के लिए तमाम तरह की स्कीम चलाई हैं, ताकि बेटियां हतोत्साहित ना हों, उनको भी प्रोत्साहन मिल सके, वो भी लड़कों की बराबरी कर सकें, वो भी जो है अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकें, अच्छे अवसर प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए शैक्षिक शुल्क में कटौती की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 24वां प्रश्न है, कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पर है? ऊपरी छोर, निचले छोर, मध्य छोर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कृष्णराज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी के ऊपरी प्रवाह पर स्थित है और इससे जो है कर्नाटक में ये जो कृष्णराज सागर बांध है इससे जो है वहाँ के आसपास के जिलों की सिंचाई होती है। इसके अलावा बेंगलुरु जो जिला है उसकी भी जल की ज़रूरतें इस बांध से पूरी होती हैं। तो कर्नाटक में जो कृष्णराज सागर बांध है कावेरी के ऊपरी छोर पर है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 25वां प्रश्न है, भारत में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद? भारत में 5 साल बाद चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 26वां प्रश्न है, भारत में बुनियादी नियमों और कानूनों को निर्धारित कौन करता है जिनका पालन सभी को करना होता है? संसद, संविधान, न्यायालय, राष्ट्रपति आदेश? देखिए, भारत में संविधान बुनियादी नियमों और कानूनों को निर्धारित करता है और इसका पालन सभी को करना होता है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 27वां प्रश्न है, लोकतंत्र की मूल भावना किस पर आधारित है? शक्ति का केंद्रीकरण, नागरिकों की भागीदारी, सैन्य नियंत्रण, आर्थिक प्रभुत्व? देखिए, लोकतंत्र की भावना जो मूल भावना है वो शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण से प्रेरित है और यहाँ पर नागरिकों की भागीदारी मेन है। यानी लोकतंत्र में जो सरकार है वो लोग ही चलाते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों की भागीदारी मेन है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। लोकतंत्र में न्याय का क्या अर्थ है? सरकार की पूर्ण शक्ति, कानून के समक्ष समान व्यवहार, धनवानों को विशेष सुविधाएं, सेना का नियंत्रण? लोकतंत्र में न्याय का अर्थ है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे अगड़ी जात का हो या पिछड़ी जात का हो, निचली जात का हो, कानून की नज़र में सभी समान हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई क्राइम कर देंगे अगर आप उच्च जाति से आते हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। कानून की नज़र में जो भी क्राइम है उस क्राइम की दृष्टि से चाहे वो अमीर गरीब जो भी हो वो पूरी सज़ा प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, यानी कानून के समक्ष समान व्यवहार। 29वां प्रश्न है, समानता का कौन सा रूप लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता, सांस्कृतिक समानता, तकनीकी समानता? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकतंत्र में लोग ही सरकार का चुनाव करते हैं। यानी लोग जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जनप्रतिनिधि जो है आगे जाकर सरकार का गठन करते हैं और जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार में हर व्यक्ति की वोट वैल्यू सेम होती है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे मुकेश अंबानी हो या दिहाड़ी मजदूर हो, यहाँ पर वोट की वैल्यू सेम है। यानी यहाँ पर एक एक वोट से सरकार बन और बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, तो राजनीतिक समानता यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 30वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? जनसंख्या का बढ़ना, कर संग्रह, सेना की शक्ति, नागरिकों की जागरूकता। देखिए, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार नागरिकों की जागरूकता है। नागरिक जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, सरकार उतनी तत्परता से कार्य करेगी, और नागरिक उदासीन होंगे तो सरकार उतनी ढिलाई से काम करेगी। तो जरूरी है कि नागरिक जो हैं सरकार से समय समय पर सवाल पूछते रहें, ताकि सरकार तत्पर होकर नागरिकों की सेवा कर सके। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 31वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता किसके पास होती है? राजा, जनता, सेना, उद्योगपति। लोकतांत्रिक सरकार में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही सरकार का चुनाव करती है, और सत्ता जो है जनता के हाथ में होती है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र चुनाव, नागरिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता का केंद्रीकरण। देखिए, स्वतंत्र चुनाव, नागरिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, जबकि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है डी वाला। 33वां प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण कौन रखता है? संविधान, सेना, उद्योगपति, विदेशी देश। जैसा कि आपको भी बताया था कि हमारे देश जो है बुनियादी नियमों और कानूनों से चलता है, और जो बुनियादी नियम और कानून देश को चलाने के लिए लिखे गए हैं वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, और उन्हीं का पालन सबको करना होता है, चाहे वो सरकार हो, न्यायपालिका हो, भारत के नागरिक हो, उन्हीं का पालन सबको करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी संविधान। 34वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय और समानता मुख्य रूप से किस दस्तावेज में वर्णित होते हैं? इतिहास की पुस्तकों में, संविधान में, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में, धार्मिक ग्रंथों में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान है वो अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। तो यहाँ पर न्याय और समानता जैसे जो मुख्य तत्व हैं वो इसी में वर्णित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाती है? जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना, कानून और नीतियां बनाना, केवल धनी लोगों को लाभ देना, शक्ति का दुरुपयोग। देखिए, समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, ताकि लोगों के बीच समरसता बनी रहे, लोगों के बीच में समानता स्थापित हो, सभी की प्रोन्नति हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, मैटूर और कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। देखिए, ये दोनों बांध जो हैं कावेरी नदी पर स्थित हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 37वां प्रश्न है, यदि सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है तो न्यायालय को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, उसे जनता द्वारा पुनः निर्वाचित होना होगा, उसे संसद में एक विधेयक पारित करना होगा, न्यायालय को एक साधारण प्रस्ताव पारित करना होगा। देखिए, कोई सरकार यदि सत्ता में बने रहना चाहती है तो जरूरी है कि जनता उसके प्रति समर्थन दिखाए। अगर जनता को सरकार पसंद नहीं होगी तो जनता क्या होगा, आगामी इलेक्शन में उसको गद्दी से हटा देगी, और जनता आगामी इलेक्शन में उसे फिर से इलेक्ट कर देती है तो वो सरकार फिर से सत्ता में बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी कि यदि सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है तो उसे जनता द्वारा पुनः निर्वाचित होना होगा। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 38वां प्रश्न है, इस प्रस्ताव को समाप्त करने और इसे दंडनीय अपराध घोषित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इस प्रस्ताव उन्मूलन का जो प्रावधान है ये संविधान के आर्टिकल 17 में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 39वां प्रश्न है, यह वह स्थिति है जिसमें सभी नागरिकों को एक सभ्य और सम्मानजनक जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। यह किस प्रकार का न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय,
तकनीकी न्याय, राजनीतिक न्याय। देखिए, आर्थिक न्याय वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सब जीवन स्तर का अधिकार मिलता है, संसाधनों का निष्पक्ष वितरण होता है, यहाँ पर गरीबी, असमानता और शोषण, ये सब मुद्दों पर काम किया जाता है, रोजगार की बात की जाती है, बेरोजगारी को खत्म किया जाता है। तो ये जो है आर्थिक न्याय की बात हो रही है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 40वां प्रश्न है, जब लोग विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों या आर्थिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते, तब क्या उत्पन्न होता है? सद्भावना, एकता, सहयोग, संघर्ष। देखिए, जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों या पृष्ठभूमियों से आने वाले जो लोग हैं, ये आपस में जब तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट होती है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 41वां प्रश्न है, अक्सर लोकतंत्र को विवादों के समाधान का एक बेहतर माध्यम माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवादों का जन्म तब होता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। सेकंड है, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में लोग अपनी राय जो है धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। भारत में चुनाव जो है 5 साल में एक बार होते हैं और इसके माध्यम से लोग अपनी पसंद और नापसंद जाहिर कर सरकार बदल सकते हैं। तो चौथा वाला भी सही है। देखिए, यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी केवल 1, 2, 3 और 4। 42वां प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी यहाँ पर आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का प्रमुख कारण कावेरी नदी है। तमिलनाडु में मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई के काम आता है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना कृष्णराज सागर बांध बेंगलुरु शहर और आसपास के इलाकों की सिंचाई की जरूरतें हैं, इनको भी पूरा करता है। मैट्टूर बांध नदी के ऊपरी छोर पर है, जबकि कृष्णराज सागर बांध निचले छोर पर है और इसे तभी भरा जा सकता है जब ऊपरी छोर के बांध से पानी छोड़ा जाए। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का प्रमुख कारण कावेरी नदी है। तमिलनाडु में मैट्टूर बांध बनाया गया कावेरी नदी पर, इससे वहाँ के जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें सिंचाई की जाती है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है, जिससे बेंगलुरु शहर और आसपास के इलाकों में जो पानी की जरूरत है वो पूरी की जाती हैं। देखिए, मैट्टूर बांध नदी के ऊपरी छोर पर नहीं है, बल्कि ये निचले छोर पर है, जबकि कृष्णराज सागर बांध जो है निचले पर नहीं है, बल्कि ये ऊपरी छोर पर है। और जब कृष्णराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है तभी निचले छोर पर स्थित मैट्टूर बांध में पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 43वां प्रश्न है, कथन दिया है, भारत में अस्पृश्यता की प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई है। कारण, लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। भारत में अस्पृश्यता की जो प्रथा है इस पर कानूनी रोक लगा दी गई है। अभी आपने पढ़ा था आर्टिकल 17 के तहत इस पर रोक लगाई गई है। तो कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण ये था कि हमारे समाज में कुछ ऐसे समुदाय मौजूद थे जिनको हाशिए पर रखा गया था, जिनको निकृष्ट माना जाता था, उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता था। तो लंबे समय तक जो दलित लोग हैं वो इससे पीड़ित थे। तो दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से इस आधार पर वंचित रखा गया था। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 44वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। न्याय और समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब तक लोगों के बीच में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, एक बच्चा विकलांग है और एक बच्चा नॉर्मल है। अगर विकलांग बच्चे के लिए अगर हम स्कूल में जाने के लिए रैंप नहीं बना सकते हैं तो उसके साथ इस तरह हम अन्याय कर रहे हैं। और हम रैंप बना देते हैं कहीं जाने आने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे,
उसकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं, उसको समानता के दायरे में ला रहे हैं। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सेकंड वाला भी यहाँ सही है, यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करके वहाँ पर टेलीग्राम बोर्ड के माध्यम से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स के साथ साथ जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी साथ में मिल जाएगी। इससे आपके समय की बचत भी होगी और आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।